दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र के अंदर एक नया तंत्र जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त के बारे में पढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जहां पर हम विज्ञान को पढ़ते और समझते हैं। एक विशेष बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यहां पर आपको प्रत्येक क्लास की साइंस की बुक का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके दिमाग में कभी न कभी तो ये सवाल जरूर आया होगा कि रक्त क्या होता है, रक्त किस किस से मिलकर बना होता है, रक्त किससे मिलकर बना होता है और रक्त के हमारे शरीर में काम क्या होते हैं, क्या काम करता है आखिर हमारे शरीर में रक्त। तो इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों रक्त क्या है, सबसे पहले इस सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं। देखो रक्त क्या है, एक तरल पदार्थ है। आपको सबको पता है कि रक्त क्या है, एक तरल पदार्थ है, ठीक है। और एक संयोजी उत्तक का मतलब बहुत सारी कोशिकाओं का समूह क्या होता है, उत्तक होता है ना। एक जैसा काम करने वाली कोशिकाओं का समूह है, उत्तक कहलाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार रक्त है वो भी एक समान कार्य करने वाली बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन तरल रूप में है, इसलिए इसको तरल संयोजी उत्तक हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके बारे में देखें तो ये क्या करता है, हमारी जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाएं होती हैं जो काम करती हैं उन कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं और पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम कौन करता है, ये रक्त करता है। और उन कोशिकाओं से जो अपशिष्ट पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर बनती है उपापचय क्रियाओं के द्वारा, तो उस अपशिष्ट पदार्थ को, कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से बाहर लेकर आना और पोषक तत्वों को अंदर लेकर के जाना, ये सब काम कौन करता है, रक्त करता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम देखना चाहेंगे, रक्त किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रक्त की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रक्त के बारे में। रक्त क्या होता है, इसकी परिभाषा कैसे बताओगे। देखो क्या बोलेंगे कि रक्त क्या है, एक तरल संयोजी है, तरल संयोजी उत्तक है। क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। जो क्या करता है, जो कोशिकाओं में क्या करता है भाई, कोशिकाओं में पोषक तत्व है, क्या पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन, पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है और वहां से क्या करता है फिर, और अपशिष्ट पदार्थ कौन से, जैसे अपन क्या बोलते हैं CO2 का उदाहरण ले लेते हैं। अपशिष्ट पदार्थ और CO2 बोल सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थ और CO2 इनको क्या करता है, शरीर से बाहर, कोशिकाओं से बाहर निकालता है, इनका परिवहन करता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, CO2 इनका क्या करता है, परिवहन करता है, आदि का क्या करता है, परिवहन करता है, आदि का परिवहन करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रक्त काम क्या करता है और क्या होता है रक्त, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि रक्त होता है वो किससे मिलकर बना होता है, क्या होता है रक्त के अंदर। हमने रक्त को तरल संयोजी उत्तक बोला, ठीक है। तरल संयोजी उत्तक तो बोल दिया, लेकिन संयोजी मतलब बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर। और देखते हैं रक्त की विशेषता। देखो रक्त क्या होता है, रक्त का पीएच देख लेते हैं। रक्त का पीएच कितना होता है भाई, पता है क्या आपको? अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है। रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4। रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 इसका पीएच होता है। मतलब क्षारीय प्रकृति होगी इसकी, है ना। क्यों? क्योंकि अगर 7 से ज्यादा किसी का पीएच है तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं कि एक पीएच स्केल होती है, उस स्केल के ऊपर नंबर होते हैं, है ना। 1 से 0 से लेकर के 14 तक नंबर होते हैं। यहाँ पर जो ये रेखा होती है, यहाँ पर नंबर होता है 7। अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से ज्यादा है ना, 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय प्रकृति की होती है, और 7 से कम होता है तो वो अम्लीय प्रकृति की होती है। अगर आपको पीएच के बारे में नहीं पता तो हम आगे पढ़ेंगे
जो चैप्टर नंबर 5 है उसके अंदर पढ़ेंगे। और क्या विशेषता होती है रक्त की। और देखो रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, जैसे आप हो, आपके अंदर खून बनता कहाँ पे है, तो मैं बता दूं आपको, याद रखना कि रक्त का निर्माण, क्या बोलोगे, रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा कहाँ पे होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेड बोन मेरो, है ना, रेड बोन मेरो में होता है। किसका निर्माण होता है, रक्त का निर्माण। लेकिन क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर यहाँ पे नहीं होता, उनके अंदर क्या बोलेंगे, देखो, लेकिन ध्यान से देखना इस बात को, लेकिन शिशु, है ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, शिशु, और जो भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था होती है ना, जिसमें भ्रूण का निर्माण होता है, मां की गर्भ में होता है बच्चा, तो उस समय भ्रूण अवस्था में क्या होता है, रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, प्लीहा में होता है। छोटे बच्चों में कहाँ पे होता है, प्लीहा में बनता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं वही एक नंबर के, कि शिशुओं में और भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो प्लीहा में होता है, याद रखना। और अगर नॉर्मली पूछ ले कि सामान्य रूप से, सामान्य तौर पर रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आप क्या बोलोगे, लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो में कहाँ पे होता है, रेड बोन मेरो में होता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि हम एक छोटी सी बात और, कि हमारा जो मानव शरीर है ना, शरीर में लगभग कितना रक्त पाया जाता है, ये भी सवाल आपके दिमाग में आता है। तो शरीर में लगभग कितना, लगभग 5 से कितना, 6 लीटर तक, लगभग 5 से 6 लीटर तक क्या पाया जाता है, रक्त होता है। ठीक है, शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ठीक है, ये बात याद रख लेना। अब हम बात करते हैं रक्त के बारे में, कि रक्त हमने बोला तरल संयोजी ऊतक है, तरल तो हमने बात कर ली, तरल है इसलिए 5-6 लीटर है। अब संयोजी ऊतक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि रक्त किसी न किसी से मिलकर बना है, तो किससे मिलकर बना है ये देखते हैं। तो इसको मैं एक बार रब कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूं कि आपको रक्त है वो किस किस से मिलकर बना होता है। देखो रक्त के यहाँ पर में 2 भाग होते हैं, 2 भागों के बारे में बता रहा हूँ, है ना। सामान्य रूप से रक्त को हम 2 भागों में बांटते हैं, कौन कौन से, एक तो जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, और दूसरा जिसको अपन बोलते हैं ठोस कोशिकाएं बोल सकते हैं उसको, है ना, ठोस कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब देखो इसको आप ऐसा बोल सकते हो आप, क्योंकि रक्त को 2 भागों में बांटते हैं, एक भाग द्रव्य होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और दूसरा भाग ठोस कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है ये हमारे रक्त का 55% भाग होता है ना, 55% भाग अपना प्लाज्मा होता है, और बाकी जो 45% जो भाग बच गया वो होता है अपना ठोस कोशिकाएं। अब जो ये प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा, इसके अंदर भी क्या होता है कि लगभग 92% तक क्या पाया जाता है, 92% तक इसमें वाटर पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है, और शेष बच गया, वो शेष 8% जो बच गया, शेष 8% भाग जो बच गया वो क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और नॉन कार्बनिक, है ना, कार्बनिक और नॉन कार्बनिक जो पदार्थ बच गए वो होते हैं शेष 8% भाग। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो 45% भाग है ये होती है ठोस कोशिकाएं। अब जो ये ठोस कोशिकाएं इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, कितने भागों में, 3 भागों में। ठोस भाग है उसको 3 भागों में बांटेंगे। देखो कौन कौन से 3 भाग, कौन कौन से, पहला देखो, पहला भाग है जिसको हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, इंग्लिश में बोले तो रेड ब्लड सेल्स। अच्छा दूसरा भाग श्वेत रक्त कणिकाएं, इंग्लिश में बोले तो व्हाइट ब्लड सेल, लिख लेते हैं रेड ब्लड सेल, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका। ठीक है, अच्छा दूसरी क्या बताई मैंने, WBC, जिसको अपन क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, अच्छा और मैंने बताई जो बिंबाणु होते हैं, तो ये होते हैं रक्त को हम इस प्रकार से बांट सकते हैं, इसको विभाजित कर सकते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में मैंने बताया कि इसमें ये जो रक्त का 55% भाग होता है, इसके अंदर 92% तो क्या पाया जाता है, जल, और बाकी जो 8% बच गया वो कार्बन और नॉन कार्बनिक
पदार्थ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। बात करें ठोस कोशिकाओं की तो ये जरूरी है हमारे लिए पढ़ना, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं विस्तार से एक एक करके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल के बारे में। ठीक है, जो आरबीसी होती है, मैंने बताया कि जो कोशिकाएं हैं, ठोस कोशिकाएं होती हैं, उनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। जो 3 प्रकार की कोशिकाएं मैंने बताई, उसके अंदर 99% 99% क्या पाई जाती हैं, आरबीसी होती है। बाकी 1% जो ठोस कोशिकाएं हैं वो डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु होते हैं। मतलब सबसे रक्त में सर्वाधिक ठोस कोशिका की मात्रा है वो इसकी आरबीसी की होती है। अच्छा, और देखते हैं इसके बारे में। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग है वो लाल होता है। याद रखना, कोई पूछ ले कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या आरबीसी का कलर रेड होता है, लाल होता है। अच्छा, ये जो कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो कोशिका होती है उसके अंदर एक केंद्रक होता है ना, केंद्रक झिल्ली होती है। लेकिन जो रेड ब्लड सेल हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। याद रखना इस बात को। अच्छा, जो आरबीसी है उसकी औसत आयु, मतलब हमारे शरीर में आरबीसी कितने दिनों तक रह सकती है, तो औसत आयु होती है 120 दिन इसकी औसत आयु होती है, याद रख लेना। अच्छा, अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये जो श्वेत रक्त कणिका होती है, इसमें है ना, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसमें क्या पाया नहीं आता, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। अब देखो, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या इसका रंग लाल होगा, नहीं होगा। तो हम क्या बोलते हैं, इसलिए, है ना, इसलिए क्या हो गया कि ये रंगहीन होती हैं। क्या बोलेंगे, इसलिए यह रंगहीन होती है, रंग नहीं होगा इनका। ठीक है, आपको कारण भी पता हो गया, आपको कारण भी पता चल गया कि रंगहीन क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। अच्छा, और हम देख लेते हैं अब डब्ल्यूबीसी के बारे में। और विशेष बात क्या है कि इनका निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन नैरो के अंदर होता है। किनका निर्माण, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अब जो ये व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, इनको, इनका दूसरा नाम क्या होता है ना, दूसरा नाम भी पूछ लेते हैं कई बार। तो इनको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। अच्छा, और देखो, ये जो डब्ल्यूबीसी है ये 2 प्रकार की होती है भाई, ये है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, नंबर 1 कणिकाणु और अकणिकाणु। ठीक है, याद रह जाएगा, कणिकाणु और अकणिकाणु। अब जो ये कणिकाणु होते हैं, इनका उदाहरण देखेंगे कि भाई डब्ल्यूबीसी है, कणिकाणु और अकणिकाणु 2 प्रकार की होती हैं। लेकिन जो कणिकाणु है ये भी कोशिकाएं आगे विभाजित होती हैं। जैसे कणिकाणु के उदाहरण बताएं, है ना, उदाहरण बताएं तो कणिकाणु के हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के बारे में एक बात बता दूं कि जो ये न्यूट्रोफिल कोशिकाएं होती है ना, ये सर्वाधिक कोशिकाएं होती है, सर्वाधिक डब्ल्यूबीसी होती हैं। ठीक है, इसके बाद में और अकणिकाणु का उदाहरण हो जाएगा इयोसिनोफिल। क्या हो जाएगा, इयोसिनोफिल भी दूसरी कोशिकाएं हैं जो कि क्या है, कणिकाणु है। और बेसोफिल, ये तीनों क्या हैं, कणिकाणु के उदाहरण है। तब अकणिकाणु के एग्जाम्पल बताऊं आपको, तो लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट जो कोशिकाएं हैं वो क्या है, अकणिकाणु के उदाहरण है। अब देखो, जो ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है, इनमें से लिम्फोसाइट है, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, और तीसरा हम बोलेंगे प्राकृतिक मारक कोशिका। मारक कोशिका मतलब नेचुरल किलर सेल, है ना, मारक मतलब मारने वाली। अब ये जो है मोनोसाइट है ना, मोनोसाइट ये आगे है ना रूपांतरित हो जाती है, चेंज हो जाती है कि इसके अंदर महाभक्षक के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, और महाभक्षक के अंदर चेंज होने के बाद में ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की
क्षमता प्रदान करती है, प्रतिजनों से लड़ने का काम ये करते हैं ना महाभक्षक। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है और जो महाभक्षक बनी है, जो मोनोसाइट बनी है ना, ये महाभक्षक बनी है, ये तीनों क्या करती हैं, प्रमुख प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं, मतलब प्रमुख रूप से रोगों से रक्षा प्रदान करती है अपने कौन है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल तथा महाभक्षक। ये तीनों कोशिकाएं अपने को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं इसके तीसरे भाग कौन कौन से देख लिया, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी देख लिया, तीसरा कौन सा बच गया, अब बच गया अपना डिम्बाणु। तो जल्दी से देख लेते हैं, आइए उसके बारे में भी। आइए अब हम देख लेते हैं डिम्बाणु के बारे में। देखो नॉर्मल सा है, डिम्बाणु को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका थ्रोम्बोसाइट भी है। अच्छा अब ये हमारे शरीर में होती कितनी है, इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर, 1 घन मिलीमीटर में लगभग कितनी होती हैं, 3 लाख डिम्बाणु कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब जो डिम्बाणु कोशिकाएं हैं इनका जीवन काल कितना होता है, 10 दिन का होता है। याद रखना आरबीसी का जीवन काल कितना बताया था, 120 दिन बताया था। और ये केंद्रक विहीन होती है। क्या होती है, केंद्रक विहीन होती है। मैंने आरबीसी के बारे में बताया था कि वो केंद्रक विहीन होती है, और जो डिम्बाणु कोशिकाएं हैं ये भी होती हैं केंद्रक विहीन होती हैं। और इनका कार्य क्या होता है, जो डिम्बाणु कोशिकाएं होती हैं ये रक्त का थक्का जमने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिम्बाणु के बारे में। तो उम्मीद है दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करके मुझे बताओ, मुझको मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक करते हो, मुझको कैसे पता चलेगा आपको समझ में आई। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि रक्त होता है उसका क्या कार्य क्या होता है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ये चर्चा की थी, है ना, हमारे दिमाग में सवाल आया था कि रक्त के क्या कार्य होते हैं, किससे मिलकर बना होता है, और रक्त होता क्या है। तो रक्त क्या होता है, रक्त किन किन से मिलकर बना होता है, ये सब हमने देख लिया। अब रक्त के कार्य देखते हैं। सबसे पहला कार्य क्या होता है, ये देखो। सबसे पहला काम हमने रक्त की परिभाषा में देखा था, क्या देखा था कि ऑक्सीजन व CO2, है ना, इनका परिवहन करना। परिवहन कहां से करेंगे, वातावरण से ऊतकों तक, कोशिकाओं तक ले चले जाएंगे, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वातावरण में छोड़ देंगे, है ना, यहाँ तक। तो क्या बनेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, इसका पहला काम हो जाएगा। परिवहन करना इनका पहला कार्य हो जाएगा। अच्छा और क्या हो गया, इसके और कार्य की बात करें तो और मैं बता दूं कि जो शरीर का तापमान ना, शरीर का तापमान वो नियंत्रित रखता है कौन, रक्त। शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में इसका उपयोग काम आता है, नियंत्रित रखना इसका कार्य है। और क्या कार्य है इसका, और क्या बोल देंगे, अपने जो शरीर का पीएच मान होता है ना, पीएच मान वो नियंत्रित रखना। ठीक है, अच्छा और क्या करते हैं, चौथा काम अगर मैं बात करूं तो शरीर में, है ना, शरीर में पोषक तत्व होते हैं ना, उनका परिवहन भी कौन करता है, ये रक्त ही करता है। शरीर में पोषक तत्वों का परिवहन करना, ये भी इसका कार्य हो जाएगा। अच्छा और मैं बात करूं, पांचवा कार्य की बात करूं तो जो अपने प्रतिरक्षा का कार्य होता है ना, प्रतिरक्षा का कार्य है वो भी करते हैं। अभी भी हमने पढ़ा कि WBC होते हैं वो प्रतिरक्षा कार्य करती हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रतिरक्षा का कार्य करना ये भी कौन करता है, रक्त ही करता है। और जो अपने शरीर में हार्मोन होते हैं ना, हार्मोन का भी क्या करते हैं, ये हार्मोन का भी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। आवश्यकता अनुसार परिवहन करने का काम भी रक्त ही करता है। और जो अपने उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, है ना, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। पदार्थों को शरीर से बाहर क्या बोल सकते हैं, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद भी करता है। उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है कौन, जो रक्त होता है ये। तो ठीक है, ये हो गए रक्त के कार्य देख लिए हमने, रक्त के बारे में देखा। तो दोस्तों रक्त के बारे में हमने देख लिया कि रक्त क्या होता है, किस किस से मिलकर बना होता है, और रक्त के कार्य क्या क्या होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो रक्त होता है उसके ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि रक्त होता है वो किस प्रकार से अपने शरीर में संचरण करता है, विचरण करता है, गति करता है और अपने शरीर में पोषक तत्वों का परिवहन किस प्रकार से करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लेना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।